हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल आप सभी को। आज के इस लाइव सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सिक्योरिटीज मार्केट ऑफ इंडिया के बारे में, यानी स्टॉक मार्केट के बारे में बात करने वाले हैं। सेबी इन्वेस्टर सर्टिफिकेशन एग्जाम की आज प्रिपरेशन में हमारा पहला वेबिनार है और यहाँ पर हम लोग शेयर मार्केट के बारे में बात करेंगे। इसके बाद 12 जून को हमारा दूसरा वेबिनार होगा जहां पे हम फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। तो आज के वेबिनार में जो भी मैं पढ़ाऊंगा आप ध्यान से पढ़ना, और जो भी डाउट्स होंगे आफ्टर क्यूएंड मतलब जो आफ्टर वेबिनार हमारा जो क्यूएंड सेशन होगा आप वहां पर जरूर पूछना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग अपने रजिस्टर और पेन निकाल लीजिए और साथ के साथ नोट्स बनाने शुरू कर दीजिए, और जो भी क्वेरी आएगी वो लिखते रहना, क्योंकि हमारे पास पूरे हाफ एन आवर का आपके लिए क्यूएंड सेशन है और हम क्यूएंड में आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे स्टॉक मार्केट के बारे में कि स्टॉक मार्केट होती क्या है। आप सभी को पता है स्टॉक मार्केट एक जगह है जहां पर बायर्स और सेलर मीट टुगेदर टू ट्रेड ऑफ अ पर्टिकुलरली लिस्टेड कंपनी। जितनी भी लिस्टेड कंपनीज होती है उनके शेयर्स को बाय और सेल करते हैं, उसको हम कहते हैं स्टॉक मार्केट। ठीक है, स्टॉक मार्केट के अंदर जो सिक्योरिटीज होती है उसमें बेसिकली स्टॉक मार्केट के अंदर इक्विटी शेयर्स होते हैं। इसके अलावा एक और मार्केट आती है, वो आती है डेट मार्केट। फिर हमारे पास डेरिवेटिव्स भी आता है और हमारे पास म्यूचुअल फंड्स भी आता है। एक एक लाइन में हम पढ़ते हैं कि इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। इक्विटी शेयर्स आर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग सोर्सेज फॉर एनी कंपनी। मैं यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी बात समझाना चाहूंगा, ध्यान से समझना। हम लोग जब भी एक नई कंपनी, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा। जब भी कोई नई कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट करती है सबसे पहले वो जो फंडिंग यूज करती है वो अपनी ओन फंडिंग यूज करती है, यानी अपना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट करा। जैसे जैसे उनका बिजनेस बढ़ता है वो चाहे तो अपनी फैमिली से डेट ले सकते हैं या तो अपने किसी फैमिली मेंबर्स को वहां से भी लोन ले सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आ जाता है, उनका बिजनेस और इंक्रीज हो रहा है वो चाहे तो बैंक से भी लोन ले सकते हैं। अब बैंक से लोन लेके उनका बिजनेस तो बहुत अच्छा इंक्रीज हो रहा है, बट बैंक से जब लोन लेते हैं ना तो उनको इंटरेस्ट भी पे करना होता है और टाइम टू टाइम वो पे करना होगा। अगर वो नहीं पे करेंगे तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, प्लस उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, उनकी जो मार्केट में वैल्यू है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज होती है अगर वो डिफॉल्ट करेंगे। तो होता क्या है, कंपनी मान लेते हैं कि कंपनी बहुत अच्छी ग्रो कर रही है, बट अब वो इतना नहीं चाहती कि मैं बार बार बैंक से पैसा लूं और उनको इंटरेस्ट भरूं। उस केस में एक फाइनेंसिंग ऐसी होती है जहां पर लिया पैसा वापस नहीं करना होता, और वो फाइनेंसिंग होती है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनी शेयर्स इशू करती है और आपसे फंड रेज करती है, और उसके बाद आपको जो पैसा मिलता है, यानी आपके पास तो शेयर्स आ जाते हैं, अगर आपको बेचने हो आप स्टॉक एक्सचेंज पे बेचते हो, कंपनी का रोल वहां पर खत्म हो जाता है। बट ऐसा नहीं है, शेयर की वैल्यू तभी ऊपर नीचे होगी जब कंपनी अच्छा काम करेगी। अगर कंपनी अच्छा काम कर रही है तो शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, और अगर शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है तो कंपनी की क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज करेगा। तो हर कंपनी यही चाहेगी कि उसका शेयर प्राइस ऊपर जाए, कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती कि उसका शेयर प्राइस नीचे ही रहे। तो कंपनी पूरी कोशिश करती है कि उसकी मार्केट में वैल्यू अच्छी हो, उसका शेयर प्राइस ऊपर हो, क्योंकि जितना ज्यादा उसका शेयर प्राइस ऊपर रहेगा उतने ज्यादा चांसेस है उसकी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज आएगी, और उनको अगर शॉर्ट टर्म कोई लोन भी लेना होगा तो उनको इजीली मिल जाएगा, इवन उनको अपने शेयर्स पे भी लोन मिल जाएगा। तो पॉइंट मेरा ये है कि जो इक्विटी शेयर से वो लोग पैसा रेज करते हैं वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस सोर्स होता है कंपनी के लिए, और कंपनी को वो पैसा वापस नहीं करना होता। अगर आपको वो शेयर बेच के पैसा चाहिए तो आप किसी और बायर को ढूंढिए, और ये बायर और सेलर कहां मिलते हैं, ये स्टॉक मार्केट के अंदर मिलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज पे यहाँ पर ट्रेडिंग होती है। These shares are issued to the general public and non-redeemable in nature। मैंने आपको पहले ही बता दिया, these shares are issued to the general public, are non-redeemable in nature। Investor in such share hold the right to vote, share profit and claim asset of a company। और जब हम किसी कंपनी के शेयर होल्ड करते हैं तो हमारे पास राइट है, हम उस पे कंपनी के लिए उसकी मैनेजमेंट के साथ जो भी वो लोग डिसीजन ले रहे हैं हमारे पास राइट है, हम वोट करें। उसके बाद जो कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है वो एज अ डिविडेंड भी हमें दे सकती है, और कल को अगर कंपनी डिफॉल्ट करती कुछ करती तो हम एसेट को भी क्लेम कर सकते हैं। बट मान के चलना शेयर्स को हमेशा एट द एंड ऑफ में पेमेंट मिलती है। अगर मान लेते हैं एक कंपनी में हमने पैसा इन्वेस्ट करा था और वो कंपनी डिफॉल्ट कर रही है, तो पहले उसके जितने भी क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने पैसा लेना है उनको पहले पैसा दिया जाएगा, शेयर होल्डर सबसे लास्ट में आते हैं। इसीलिए शेयर मार्केट की इन्वेस्टमेंट थोड़ी रिस्की होती है। नंबर 2 आ जाता है डेट सिक्योरिटी। स्टॉक मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अलावा हम लोग डेट मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये डेट मार्केट क्या होती है? डेट मार्केट बेसिकली होती है जहां पर आपने पैसा लोन पर दिया और वहां से इंटरेस्ट अर्न करा, उसको हम कहते हैं डेट मार्केट। और ये डेट मार्केट इंडिया में बहुत बड़ी है। डेट मार्केट, मनी मार्केट आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़ी मार्केट है, बिकॉज बड़े बड़े कंपनीज, बड़े बड़े बैंक, उनको हर थोड़े दिन में करोड़ों का अमाउंट चाहिए होता है किसी का
500 करोड़ चाहिए, किसी कंपनी को 5,000 करोड़ चाहिए, किसी को 10,000 करोड़ चाहिए, कभी किसी बैंक को 50,000 करोड़ चाहिए। तो ये जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होती है या लॉन्ग टर्म डेट बोरोइंग्स होती है, ये बड़ी बड़ी कंपनीज में आम चलती रहती है। इवन बैंक्स में गवर्नमेंट की तरफ से ये बहुत चलती है। तो डेट सिक्योरिटीज क्या होती है? डेट सिक्योरिटीज एनी डेट दैट कैन बी बॉट और सोल्ड बिटवीन पार्टीज इन द मार्केट प्रायर टू मैच्योरिटी। इट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट अ डेट owed by an issuer, the government and organization are a company to an investor who acts as a lender। और हम लोग डेट में खुद भी पैसा लगा सकते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, डेट में अगर हमें डेट सिक्योरिटीज में पैसा लगाना है तो हम लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड्स को दे देते हैं और हमारे बिहाफ में म्यूचुअल फंड बड़ी बड़ी कंपनीज, गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन को डेट में पैसा दे देता है और उनसे जो इंटरेस्ट आता है वो हमारे को पास आउट कर देता है। तो डेट आप समझ गए। डेट को आप ये समझो, लोन जैसे आपने और मैंने लोन लिया, मतलब मैंने बैंक से जाके लोन लिया तो बैंक हो गया लेंडर और मैं हो गया जिसने लोन लिया। बट जो डेट सिक्योरिटीज होती है, अगर आप डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हो तो आप एक्ट एज अ लेंडर करते हो, यानी आप लोन दे रहे हो कंपनीज को। समझ आया? थर्ड आ जाते हैं डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स यानी जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस होता है। डेरिवेटिव्स आर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट सेट बिटवीन टू और मोर पार्टीज। अब ये एक तरह का फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो दो या उससे ज्यादा पार्टीज में होता है ये, और ये डिराइव करता है अपनी वैल्यू फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट, ग्रुप ऑफ एसेट या बेंचमार्क। और डेरिवेटिव कैन ट्रेड ऑन एक्सचेंज और ओवर द काउंटर, और ये मार्केट में भी ट्रेड होता है। आप सभी ने देखा है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो ट्रेड होते हैं, हमारे फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट शेयर ट्रेड होते हैं और हमारे ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। फोर्थ आ जाता है म्यूचुअल फंड। अब ये म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड इज अ पूल ऑफ मनी मैनेज बाय प्रोफेशनल फंड मैनेजर। अब म्यूचुअल फंड में क्या होता है, एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर होता है, वो हर इन्वेस्टर से थोड़ा थोड़ा पैसा पूल कर लेता है। अब वो जब पैसा पूल करके उसको एक जगह कलेक्ट करता है एंड देन उससे इन्वेस्ट करता है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, डेट मार्केट में इन्वेस्ट करता है, गोल्ड में करता है, आपका रियल एस्टेट में करता है, कॉमोडिटीज में करता है। इन सब चीजों में करने के बाद जो वहां से रिटर्न आता है वो पास आउट करके दे देता है इन्वेस्टर्स को, और ये काम होता है म्यूचुअल फंड का। मैं पूरा पढ़ के आपको समझा देता हूं। अ म्यूचुअल फंड इज अ पूल ऑफ मनी मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल फंड मैनेजर। इट इज अ ट्रस्ट दैट कलेक्ट्स मनी फ्रॉम नंबर ऑफ इन्वेस्टर who share a common investment objective and invest the same in equities, bonds, money market instrument and other securities। एंड वहां से जो भी रिटर्न आया वो पास आउट करके आप लोगों को दे देता है। ये काम होता है म्यूचुअल फंड का। तो ओवरऑल सिनेरियो में अगर मैं सिक्योरिटीज और सिक्योरिटीज मार्केट या इन सब मार्केट के बारे में बात करूं तो तीन चार तरह की मार्केट आ जाती है हमारे पास। फर्स्ट इज इक्विटी मार्केट, जैसे जिसमें शेयर ट्रेड होते हैं। डेट मार्केट जहां पर आप लोन देते हो। डेरिवेटिव्स आ जाता है जहां पे आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे ट्रेड करते हो। एंड फोर्थ आ जाता है म्यूचुअल फंड्स, जहां पे आप खुद नहीं पैसा लगाते, एक प्रोफेशनल बंदे को अपना पैसा दे देते हो कि आपके बिहाफ पे वो पैसा लगाए। उसके बाद आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, यानी सिक्योरिटीज मार्केट जो हमारी शेयर मार्केट होती है वो भी दो टाइप की होती है। वन इज प्राइमरी मार्केट, सेकंड इज सेकेंडरी मार्केट। अब जब भी कोई कंपनी आईपीओ लेकर आती है, देखिए आईपीओ का यहाँ पर सिनेरियो समझ लो। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स को लिस्ट करती है, पहली बार अपने शेयर्स को सेल करती है पब्लिक को, और वो फंड रेज करती है और अपने आप को लिस्ट करवा देती है स्टॉक एक्सचेंज पे, उस पूरे ही प्रोसेस को कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और आईपीओ किसके अंदर आता है? प्राइमरी मार्केट में। तो यहां पर दोबारा से पढ़ लो, प्राइमरी मार्केट का क्या मतलब है? सिक्योरिटीज आर इशूड बाय अ कंपनी आर एंटिटी दैट आर सोल्ड गिवन टू द इन्वेस्टर, यानी ये वो सिक्योरिटीज जो इन्वेस्टर्स को दी जा रही है, क्योंकि आईपीओ में जो पैसा रेज करा जाता है और जो शेयर्स बेचे जाते हैं वो डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को दिए जाते हैं, वो इसीलिए उसको प्राइमरी मार्केट कहा जाता है। और सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है? जो सिक्योरिटी दैट वर इशूड ऑन द प्राइमरी मार्केट आर ट्रेडेड बिटवीन इन्वेस्टर। अब मेरी कंपनी फाइनेंशियल अड्डा के मैंने शेयर आप सभी को सेल करे, आपने मेरी कंपनी के शेयर्स ले लिए, मेरे पास पैसा आ गया। अब मैंने आपको बोला कि इक्विटीज लॉन्ग टर्म वो बोरिंग होती है या लॉन्ग टर्म हमारे पास आता है। मैंने यहाँ पे पढ़ा था ना, इक्विटी शेयर आर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग सोर्सेज ऑफ फॉर एनी कंपनी। तो एज अ फाइनेंशियल अड्डा मैंने आप सबको शेयर्स बेचे और अपना पैसा रेज करा, तो मैं आपको पैसा वापस नहीं करने वाला। मैं अपने फाइनेंशियल अड्डा को बीएसई और एनएसई पे लिस्ट करवा दूंगा। अगर आपको बाय या सेल करना है, मान लीजिए आपके पास मेरे शेयर से आपको सेल करना है और किसी को बाय करना है जिसको आईपीओ में नहीं मिले, वो स्टॉक एक्सचेंज पे उस पे ट्रेडिंग करेगा, तो वहां मेरा रोल अभी खत्म हो जाता है। मेरे को पैसा नहीं देना आप लोगों को, आप वहां पर बाय सेल करो। तो उस मार्केट को हम कहते हैं सेकेंडरी मार्केट, यानी सेकेंडरी मार्केट के अंदर जिसमें बीएसई और एनएसई पे जो ट्रेडिंग होती है वो कहा जाती है सेकेंडरी मार्केट। उसके बाद सेकंड पॉइंट समझते हैं, सिक्योरिटीज कैन ओनली बी सोल्ड वंस फॉर द फर्स्ट टाइम।
आईपीओ में सिक्योरिटी पहली बार बेची जाती है तो प्राइमरी मार्केट होती है, और सेकेंडरी मार्केट में रोज शेयर सेल होते हैं। सिक्योरिटीज कैन बी सोल्ड बिटवीन इन्वेस्टर एज ऑफन एज अलाउड। जैसी मार्केट खुलती है आप बाय सेल करते रहते हो, लगातार करते रहते हो आपस में। थर्ड पॉइंट आ जाता है, प्राइसेस आर यूजली प्री डिटरमाइंड। जो प्राइमरी मार्केट होती है हम लोग प्राइस खुद डिसाइड करते हैं या इन्वेस्टमेंट बैंकर हमारी हेल्प करता है, हमारा प्राइस डिसाइड होता है। बट जो सेकेंडरी मार्केट होती है वहां पे प्राइस डिसाइड होता है डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे, यानी डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे ही प्राइस हमारा डिस्क्राइब होता है। किस में होता है? हमारा सेकेंडरी मार्केट में। फोर्थ पॉइंट आ जाता है, मोस्ट मनी रेज फ्रॉम सेल गोज टू द इशुअर। यानी प्राइमरी मार्केट में जो पैसा आता है वो इशुअर के पास ज्यादा जाता है, और जो सेकेंडरी मार्केट है इन्वेस्टर गेन और लूज प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन। और जो सेकेंडरी मार्केट होते हैं वहां पर प्रॉफिट लॉस मार्केट कंडीशन के बेसिस पे बेस्ड होता है। ठीक है। प्राइमरी मार्केट में यूजली यूज बाय कंपनीज टू जनरेट इक्विटी कैपिटल, यहां पर इक्विटी कैपिटल से पैसा रेज करा जाता है। और सेकेंडरी मार्केट यूज करी जाती है कंपनीज टू शेयर होल्डर्स को कॉन्फिडेंस देने के लिए, और बेसिकली उनको बाय सेल करवा के एक दूसरे को बेसिकली शेयर्स को ट्रेड करने के लिए। एक चीज यहां पर मैं और समझाना चाहता हूं, जैसे हमने आईपीओ समझाना तो प्राइमरी मार्केट के अंदर ही आईपीओ आता है। इवन राइट्स इशू भी प्राइमरी मार्केट का ही पार्ट है, क्योंकि राइट्स इशू में क्या होता है, कंपनी नए शेयर इशू करके मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट देती है कि आप मेरे से शेयर परचेज कीजिए, और उसका पैसा कंपनी के पास जाता है। तो ये भी प्राइमरी मार्केट हो गया। ठीक है। इसके बाद एफपीओ जो आता है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, जो अभी वोडाफोन आइडिया भी लेके आया था, एफपीओ भी प्राइमरी मार्केट का पार्ट है, क्योंकि एफपीओ वही कंपनी ला सकती है जो आईपीओ लेके आई हुई है। और एफपीओ में भी ना हम लोग जो फंड्स रेज करते हैं वो पब्लिक से करते हैं। तो ये पार्ट किसका हो गया? प्राइमरी मार्केट का। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं हु आर द मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट इंटरमीडियरीज इन द सिक्योरिटीज मार्केट। यानी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केट के साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है, हम उनके बारे में यहाँ पे थोड़ी सी बात करेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन की। तो सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पे जुड़ा हुआ है। स्टॉक एक्सचेंज जैसे कि बीएसई और एनएसई। बीएसई हो गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई हो गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दो स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया के अंदर जिसमें हमारी सारी ट्रेडिंग चलती है, और इन्हीं के बिहाफ पे सारा काम होता है। यहीं पे कंपनीज लिस्ट होती है और यहीं पे बाय सेल ट्रेड हम लोग डेली बेसिस पे करते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज का बहुत बड़ा रोल है स्टॉक मार्केट के अंदर। उसके बाद आते हैं क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। अब जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ना, ये वो एंटिटी है, यानी जो भी आप बाय और सेल कर रहे हो, मान लो मैंने आपको आज बेचा कुछ माल, आपने खरीदा। अब मैंने बेचा तो मेरे को जो आना है और जो मैंने शेयर बेचे वो आपके पास पहुंचने चाहिए। इस शेयर्स का पहुंचना और मेरे पास पैसा आना, इस पूरे प्रोसेस का ध्यान रखने का काम है क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस का। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का ये काम है कि जो भी ट्रेड आज हुआ है ना, वो सक्सेसफुली उसके पैसे जिसने खरीदे हैं उसके पास शेयर पहुंच जाने चाहिए, जिसने बेचे हैं उसके पास पैसा आ जाना चाहिए। ये सारा काम क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का है। उसके बाद आ जाते हैं डिपॉजिटरीज। अब डिपॉजिटरीज हमारे पास दो है। बीएसई की अपनी डिपॉजिटरी है सीडीएसएल सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड, और एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। ठीक है, सीडीएसएल बीएसई की है, एनएसडीएल हमारी एनएससी की है। अब जो हमारी डिपॉजिटरी है, डिपॉजिटरी का काम होता है जैसे बैंक का काम होता है हमारे कैश को, पैसे को, यानी जो हम लोग कैश होते हैं उसको जमा करना, उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करना, उसी तरह डिपॉजिटरी का काम होता है जितनी भी हमारी सिक्योरिटीज है उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करना। आज से कुछ साल पहले, अगर 25-30 साल पहले बात करूं तो आप सबको पता है शेयर्स हमारे को सर्टिफिकेट दिया जाता जो फिजिकल फॉर्मेट में होता था, और वो फिजिकल सर्टिफिकेट दिया जाता था और उसके बिहाफ पे बताया जाता था कि आपके पास इतने शेयर्स हैं। बट टाइम जैसी चेंज हुआ, वो आ गया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, डीमैट आया, डिपॉजिटरीज डीमैट लेके आई, और उन्होंने कहा कि अब जितनी भी सिक्योरिटीज है इसको हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करेंगे। तो आपका जो डिपॉजिटरीज है जैसे कि सीडीएसएल और एनएसडीएल, ये आपके जो भी जितने भी शेयर्स हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करती है। तो डिपॉजिटरी का बहुत बड़ा रोल है, इसीलिए सीडीएसएल का शेयर आप देखते हो बहुत अच्छे से भागता है, क्योंकि डिपॉजिटरी का रोल ही बहुत बड़ा है। जितने हम लोग डीमैट खोलते हैं, आप यहां पर मैं एक चीज और आपको समझाना चाहूंगा। हम लोग जब भी डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो हमारे दो अकाउंट्स खुलते हैं, बट आज के दिन पे ना डीमैट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट, हमारे दो अकाउंट खुलते हैं। वन इज डीमैट जो या तो सीडीएसएल या एनएसडीएल के साथ खुलता है, एंड सेकंड इज ट्रेडिंग अकाउंट जो हमारा एंजलमन, जीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, आईसीआईसी डायरेक्ट, इन जैसे ब्रोकर्स के साथ खुलता है। अब हर ब्रोकर ने एक डिपॉजिटरी के साथ पार्टनरशिप करी होती है, और पार्टनरशिप करने के बाद वो एक ही ऐप के अंदर हमें डीमैट की सर्विस भी दे देते हैं और हमें किसकी सर्विस दे देते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट की।
ट्रेडिंग अकाउंट हमें हेल्प करता है टू बाय एंड सेल द सिक्योरिटीज। अगर मेरे पास सिक्योरिटीज नहीं है तो मेरे को बाय करने में वो हेल्प करेगा और उसको डीमैट में होल्ड करेगा, और अगर मेरे पास ऑलरेडी डीमैट के अंदर कुछ सिक्योरिटीज है तो ट्रेडिंग अकाउंट उसको हेल्प करेगा डीमैट वाली सिक्योरिटीज को सेल करने में। तो ये रोल होता है डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट का, और डीमैट अकाउंट हमारा खुलता है सीडीएसएल या एनएसडीएल के साथ। उसके बाद आ जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया में जो मेन स्टॉक एक्सचेंज है वो है बीएससी, दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और सेकंड है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दो इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज है जो सारा ट्रेडिंग हमारे यहाँ पर करते हैं। थर्ड आ जाता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। मैं आपको समझा चुका हूं, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी एफिलिएटेड विद अ स्टॉक एक्सचेंज whose primary objective is to oversee the handling of confirmation, settlement and delivery of the transaction। यानी जितना भी माल मैंने बेचा मेरे को उसके पैसे आने चाहिए, जिसने खरीदा उसको मेरी तरफ से माल जाना चाहिए, ये सारी ट्रांजैक्शन सही तरीके से होनी चाहिए, ये काम होता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का। दे आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज क्लियरिंग फर्म या क्लियरिंग हाउस। इनको क्लियरिंग फर्म और क्लियरिंग हाउस भी बोला जाता है। जब हम लोग पूरे दिन ट्रेडिंग वगैरह कर लेते हैं, अपनी बाइंग सेलिंग कर लेते हैं, उनके बाद इन सबका काम स्टार्ट होता है। बैक एंड पे ये लोग काम हमारे बेहाफ पे कर रहे होते हैं और यही हमारे को पैसा लाके देते हैं और हमारे शेयर जिसने खरीदे हैं उसको देते हैं। उसके बाद आ जाते हैं डिपॉजिटरीज। मैंने आपको समझा दिया जो हमारी डिपॉजिटरीज है लाइक सीडीएसएल और एनएसडीएल, दोनों इंपॉर्टेंट डिपॉजिटरीज है, आपको समझ आ गया होगा। एंड इंटरमीडियरीज होते हैं हमारे जो स्टॉक मार्केट में ब्रोकर्स होते हैं। अब जितने भी ब्रोकर्स है जैसे कि जीरोधा, धन, अपस्टॉक्स, ग्रो, एंजल वन, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, अलग अलग बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, ये हमारा काम करते हैं बाय सेल करवाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इंटरमीडियरीज कौन है? ब्रोकर्स हो गए। ठीक है, जो एक्ट करते हैं बाइंग और सेलिंग में हमारी। ठीक है, इन्वेस्टर्स के लिए बायर्स लेके आते हैं और सेलर्स लेके आते हैं, मतलब बेसिकली बायर्स और सेलर्स को मिलवाने का काम करते हैं, और ये कनेक्टेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के साथ। स्टॉक एक्सचेंज ने इनको बनाया हुआ है क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज नहीं चाहता कि वो सारी जिम्मेवारी ले, तो उन्होंने इन ब्रोकर्स को बना के अलग अलग काम दिए हुए हैं कि आप अपने ब्रोकर अपने हिसाब से क्लाइंट का काम करवाते रहिए। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, बेसिक्स फॉर इन्वेस्टिंग में कुछ पढ़ लेते हैं। फॉर बिगिनर्स इन्वेस्टिंग स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग गोल्स। आपकी इन्वेस्टिंग तभी स्टार्ट होगी जब आपको गोल्स समझ आएंगे कि आपके गोल्स क्या हैं, रिस्क टॉलरेंस समझ आएगी, और कितने टाइम हॉरिजॉन के लिए आप कर रहे हो ये आपका डिसाइड करेगी कि आपको इन्वेस्टिंग कैसे स्टार्ट करना है। उसके बाद आ जाता है डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लासेस टू रिड्यूस रिस्क। अगर मेरे को रिड्यूस करना है अपना रिस्क, मतलब मेरे को ज्यादा रिस्क नहीं लेना, तो मैं अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करूंगा, और एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। कभी भी एक जगह पे आपको सारा पैसा नहीं लगाना। वॉरेन बुफे भी कहते हैं डू नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। अगर एक बास्केट हमारी एग से भरी गिर गई तो सारे अंडे फूटेंगे। इसीलिए हमें अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करना है। इसीलिए हम लोग स्टॉक मार्केट के बारे में भी सीख रहे हैं, इसीलिए हम लोग बॉन्ड्स के बारे में भी सीख रहे हैं, इसीलिए हम लोग म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी सीख रहे हैं, और इसीलिए हम लोग ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड के बारे में भी सीख रहे हैं। अब इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं मैं आपको वो भी बता देता हूं। इंडेक्स फंड होता है बेसिकली, अगर निफ्टी का एक इंडेक्स फंड है तो वो क्या करेगा, अब आपको निफ्टी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कोई शेयर 3000 का, कोई 5000 का, कोई 10,000 का, कोई 200 का, कोई 500 का, तो बहुत सारा अमाउंट चाहिए। आपने क्या करा, आपने 10,000 रुपए एक इंडेक्स फंड को दे दिए, मान लीजिए एचडीएफसी निफ्टी 50 फंड। अब वो एक इंडेक्स फंड है, जैसे आपने 10,000 रुपए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में डाले एचडीएफसी के, आपका पैसा उन 50 कंपनी में, निफ्टी की 50 कंपनी में इन्वेस्ट हो जाता है। उसी तरह ईटीएफ क्या होता है, ईटीएफ भी यही होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसमें भी ज्यादातर इंडेक्स के ईटीएफ बने होते हैं, बट इसका मेन है ईटीएफ क्या करता है, वो अपने आप को ना लिस्ट करवा देता है स्टॉक एक्सचेंज पे। तो मान लो मैंने निफ्टी 20 जो कि निपॉन का एक ईटीएफ है जो निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करता है, अगर मैं निफ्टी 20 खरीदता हूं, उसका पर्टिकुलर प्राइस है मान लो 250 रुपए, मैं 250 में उसको परचेस करता हूं, मान लो उसका 2 महीने बाद 300 रुपए प्राइस हो जाता है, तो वो ईटीएफ सेल करने के लिए, बाय करने के लिए मेरे को डीमैट चाहिए, बट इंडेक्स फंड को बाय करने के लिए मुझे डीमैट नहीं चाहिए। तो इंडेक्स फंड भी आपका निफ्टी में लगा रहा है, निफ्टी 50 में लगा रहा है, अगर निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है, और ईटीएफ भी अगर निफ्टी 50 वाला है तो वो भी निफ्टी 50 में लगा रहा है। बस फर्क इतना है कि इंडेक्स फंड आपसे कोई डीमैट की रिक्वायरमेंट नहीं रख रहा, आप हर महीने भी डाल सकते हो या एक बार भी डाल सकते हो। ईटीएफ में भी आप हर महीने एसआईपी भी कर सकते हो या एक बार लमसम डाल सकते हो, बट पॉइंट है ईटीएफ आपको बाय करना होगा किसमें, ईटीएफ आपको बाय करना होगा डीमैट अकाउंट में, ये फर्क होता है बस। और रेगुलरली मॉनिटर करना है, एडजस्ट करना है अपनी इन्वेस्टमेंट को जैसे जैसे आपका जरूरत होगी। और पेशेंस और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। काफी सारे टाइप्स के रिस्क होते हैं, ये समझ लेना ध्यान से, बिकॉज पेपर में जब मैंने भी इसका एग्जाम क्लियर करा था, इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन मेरे को तो आ गए थे। सबसे पहला रिस्क होता है मार्केट रिस्क या सिस्टमैटिक रिस्क।
अब सिस्टमैटिक रिस्क रेफर टू द रिस्क इनहेरेंट टू द एंटायर मार्केट, अ मार्केट सेगमेंट। सिस्टमैटिक रिस्क आल्सो नोन एज अनडाइवर्सिफाइबल रिस्क, वोलेटिलिटी रिस्क या मार्केट रिस्क। अब सिस्टमैटिक रिस्क कौन सा रिस्क है? जो मार्केट कंडीशन में कभी भी आ सकता है, ठीक है, मार्केट सेगमेंट में आ जाए, और ये डाइवर्सिफेबल है, मतलब हमें नहीं पता, कभी वोलेटिलिटी का रिस्क आ सकता है, कभी मार्केट में कोई भी रिस्क आ सकता है, तो उसको हम कहेंगे सिस्टमैटिक रिस्क। अब अनसिस्टमैटिक रिस्क कौन सा हो गया? अनसिस्टमैटिक रिस्क कैन बी डिस्क्राइब एज द रिस्क अटैच विद अ पर्टिकुलर कंपनी या इंडस्ट्री, यानी उस पर्टिकुलर कंपनी में कोई रिस्क आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, या उस इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम आ गई। अब अनसिस्टमैटिक रिस्क हो सकता है, जैसे देखिए सिस्टमैटिक रिस्क क्या हो गया? कोई मार्केट में कोई रिस्क आ गया, कोई मार्केट में कैसे कह सकते हैं रिस्क आ गया, जैसे मान लीजिए अभी 4 जून को एक रिस्क हम ये कह सकते हैं ना, 4 जून को पहले मार्केट गिर गई, तो वो एक रिस्क ही तो आ गया कि मार्केट में इतनी सीट्स नहीं आई गवर्नमेंट की, तो वो रिस्क ही तो था, कहीं ना कहीं मार्केट रिस्क था, वोलेटिलिटी रिस्क था। बट अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या हो जाएगा? एक पर्टिकुलरली जिस कंपनी में हमने पैसा डाला हुआ है, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कंपनीज लाइक एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज, ये सारी ना कहीं ना कहीं शेयर मार्केट से रिलेटेड कंपनीज है। अब आपको पता है कहीं ना कहीं डेरिवेटिव्स जो है, एक्चुअल में हर कोई डेरिवेटिव्स में पैसा नहीं कमाता। कल को गवर्नमेंट का एक रूल ऐसा आ जाए कि डेरिवेटिव्स में कुछ हमें कम करना है, या अपनी बेसिकली गवर्नमेंट चाहती है कि कम लोग इन्वेस्ट करें, तो वो एक ऐसा रूल लाती है, उससे क्या प्रॉब्लम आ जाती है, उसमें कंपनीज लाइक एंजल वन, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज, मोतीलाल या आनंद राठी, इन सब ब्रोकर्स का मैक्सिमम जो पैसा आता है वो हमारा एफएनओ से आता है। तो अगर एफएनओ से रिलेटेड कोई इशू आ जाए, एफएनओ से रिलेटेड कोई रूल आ जाए, तो कहीं ना कहीं वो स्टॉक्स गिरेंगे। तो पर्टिकुलरली कंपनी में कोई रिस्क आ जाए या कोई इंडस्ट्री में पूरा रिस्क आ जाए, तो उसको कहते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क। थर्ड आ जाएगा इन्फ्लेशन रिस्क। अब इन्फ्लेशनरी रिस्क क्या होता है? द रिस्क दैट इन्फ्लेशन विल अंडरमाइन एन इन्वेस्टमेंट रिटर्न थ्रू अ डिक्लाइनिंग इन परचेजिंग पावर। इन्फ्लेशन का मतलब होता है आपकी जो परचेजिंग पावर है उसको खत्म कर रहे हैं। जैसे आज जो चीज 100 रुपए की आ जाती थी, एक साल बाद लेने जाओगे तो 107 रुपए की हो जाएगी, अगर मैं 7% का इन्फ्लेशन लगाऊं तो। अब ये इन्फ्लेशन रिस्क क्या कर रहा है? हमारी परचेजिंग पावर को कम कर रहा है, तो ये रिस्क तो हमारी लाइफ में बना ही रहता है, इसीलिए हमें स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, टू इन्फ्लेशन को हमें बीट करना है। फोर्थ आता है लिक्विडिटी रिस्क। अब लिक्विडिटी रिस्क क्या है? एक फाइनेंशियल रिस्क है दैट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ अ टाइम ऑफ अ गिवन फाइनेंशियल एसेट, सिक्योरिटीज और कमोडिटी कैन नॉट बी ट्रेडेड क्विकली इनफ इन द मार्केट विदाउट इंपैक्टिंग द मार्केट प्राइस। अब मैं बहुत अच्छे से एग्जांपल समझाता हूं। अभी सुधांशु जी एक हमारे फॉलोअर हैं, उन्होंने पूछा था कि 2 स्टॉक एक्सचेंज क्यों है। देखिए जब पहले बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज थे, लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं होती थी काफी सारे स्टॉक एक्सचेंज में। लिक्विडिटी का मतलब है कि आप मान लीजिए एक पर्टिकुलरली कंपनीज के काफी सारे शेयर्स आप लोग होल्ड कर रहे हो सारे मिलके, बट उसको कोई बेचने नहीं आ रहा या उसको कोई खरीदने नहीं आ रहा, तो वो होगी लिक्विडिटी रिस्क। आपको बायर सेलर अगर नहीं मिलेंगे तो मार्केट चल ही नहीं सकती, इसीलिए 2 स्टॉक एक्सचेंजेस रखे हुए हैं टू मेंटेन द लिक्विडिटी। आज इतनी लिक्विडिटी है कि अगर कल मेरे पास 1 करोड़ का भी कोई शेयर्स पड़े हो तो मैं अगर बेचना चाहूं तो बिक जाएंगे और मेरे को फटाफट पैसे मिल जाएंगे। तो ये इसको कहते हैं लिक्विडिटी की अवेलेबल है। पर लिक्विडिटी रिस्क कब आएगा? जब मार्केट में कोई बायर्स या सेलर्स सही से नहीं होंगे, तो वो लिक्विडिटी रिस्क है और ये आ सकता है। बट स्टॉक मार्केट में भगवान की कृपा से मुझे ना आज तक लिक्विडिटी रिस्क इतना नजर नहीं आया। फिफ्थ पॉइंट कहते हैं बिजनेस रिस्क। Business risk is the exposure of a company or organization has to factor that will lower its profit or lead it to fall। अब कंपनी का भी एक बिजनेस रिस्क भी तो हो सकता है, उसको ये भी तो लग सकता है कि आने वाले टाइम में उनका बिजनेस ना चले या उनकी ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस नीचे जा सकता है, उनके प्रॉफिट डिक्लाइन हो सकते हैं, तो ये भी एक रिस्क है। वोलेटिलिटी रिस्क कैसे हो गया? वोलेटिलिटी जैसे हमारी 4 तारीख 5 तारीख को जो वोलेटिलिटी आई, एकदम से मार्केट गिर जाती है, एकदम से बढ़ जाती है, मतलब एकदम से गिर जाती है, एकदम से बढ़ जाती है, ये वोलेटिलिटी रिस्क है, एकदम से बंदे को हिला देती है वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी रिस्क इज द रिस्क ऑफ एन एडवर्स चेंज ऑफ अ प्राइस ड्यू टू चेंजेस इन द वोलेटिलिटी ऑफ अ फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस। सेवेंथ आ जाता है करेंसी रिस्क। करेंसी रिस्क और एक्सचेंज रेट रिस्क रेफर्स टू द एक्सपोजर फेस्ड बाय इन्वेस्टर और कंपनीज दैट ऑपरेट अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। अब जैसे कि एक चीज मैं आपको बताता हूं, जो हमारे पास कंपनीज लाइक इन्फोसिस, टीसीएस, अब ये कंपनीज का मैक्सिमम बिजनेस जो आता है वो बाहर से आता है, ठीक है जी। अब अगर तो डॉलर की वैल्यू इंक्रीज हो जा रही है, यानी डॉलर बढ़ रहा है इंडिया के मुकाबले, वो डॉलर गिर रहा है, ठीक है, बट डॉलर जैसे आज $1 का प्राइस 82 है और वो $1 का 90 हो जाता है, तो फायदा होगा इन्फोसिस जैसी, टीसीएस जैसी कंपनी को। बट अगर डॉलर का प्राइस नीचे जाता है तो इन कंपनीज को लॉस होगा, बिकॉज इनकी जो पेमेंट्स कन्वर्ट होती है वो डॉलर के बेसिस पे होती है, तो ये करेंसी रिस्क हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गए होंगे टाइप्स ऑफ रिस्क।
अब बात करते हैं हाउ टू मिटिगेट रिस्क। द इन्वेस्टर कैन ट्राई टू मिटिगेट रिस्क बाय डिफरेंट मीन एसेट एलोकेशन इज द स्ट्रैटेजी थ्रू विच एन इन्वेस्टर कैन मिटिगेट रिस्क बाय डाइवर्सिफाइंग देयर इन्वेस्टर इनटू वेरियस कंपनीज एंड एसेट क्लासेस। अगर मेरे को रिस्क को मिटिगेट करना है तो मैं अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करूंगा, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट या कैश में भी करूंगा टू मिटिगेट द रिस्क, या मैं अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करूंगा। अब आई होप अकाउंट ओपनिंग का तो आप सभी को पता है डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करते हैं। तो सबसे पहले है चूज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, सबमिट डीमैट अकाउंट, थर्ड फुलफिल केवाईसी, प्रोसेस होगी, उसके बाद एग्रीमेंट साइन होगा और आपको आपका डीमैट अकाउंट नंबर आ जाएगा। आज ये पूरा प्रोसेस ऑफलाइन छोड़ के कैसे हो चुका है ऑनलाइन आप सभी को पता है। एक लिंक क्लिक करो और सारा काम हो जाता है। उसके बाद केवाईसी आपको पता ही है कि आप जब अपना अकाउंट ओपन करते हो तो आधार कार्ड के थ्रू ओपन होता है, पैन कार्ड जाता है तो आपकी केवाईसी हो जाती है। एक चीज कहना चाहूंगा, म्यूचुअल फंड में केवाईसी वैलिडेटेड होना इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी केवाईसी रजिस्टर्ड दिखा रहा है तो आपको उसको वैलिडेटेड कराना है, यानी उसको अपडेट करवाना है। ठीक है, तो केवाईसी सर्च करोगे ना तो वैलिडेटेड होना जरूरी है। और केवाईसी के लिंक्स कहां पर ये सर्च होता है, मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे पिन वाले मैसेज पे लगाया हुआ है। उसके बाद आते हैं एक बीएसडीए करके ना, बेसिक सेविंग्स डीमैट अकाउंट होता है। इसका मैंने तो आज तक मेरे को नहीं लगा मैंने कभी इसको यूज करा है, बट कुछ लोग यूज करते हैं। बट बहुत मैंने कभी नहीं देखा ये किसी को यूज करते हुए, बहुत रेयर लोग ही मेरे को नजर आए हैं जो ये यूज करते हैं। बट हम समझ लेते हैं बिकॉज क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। तो बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट बीएसडीए इज डिजाइंड टू एनकरेज स्मॉल इन्वेस्टर टू पार्टिसिपेट इन द सिक्योरिटीज मार्केट बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट। बेसिकली सेबी ये चाहता है बीएसडीए अकाउंट खोल के कि कुछ स्मॉल इन्वेस्टर्स भी आए मार्केट में, उनको कॉस्ट रिड्यूस कर दी जाए। अब इनमें क्या होता है, इट इज अवेलेबल टू एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर हुज होल्डिंग डोंट एक्सीड 2 लाख। अगर मेरी होल्डिंग 2 लाख से ऊपर नहीं जा रही, 2 लाख से नीचे नीचे है, मेरे को सिर्फ 1.5 लाख का माल होल्ड करना है, तो मैं बीएसडीए वाला अकाउंट ऑप्ट कर सकता हूँ। थर्ड, मेरी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस फॉर अकाउंट होल्डिंग बिलो 50,000 रहने चाहिए। तो अगर मेरे होल्डिंग 50,000 के बिलो है तो मेरे एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद फॉर होल्डिंग बिटवीन 50,000 टू 2 लाख एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आर क्रैप टू मैक्सिमम ऑफ 100। अगर मेरी होल्डिंग 50,000 से लेके 2 लाख है तो मेरा जो मैक्सिमम आपका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज रहेंगे वो 100 के आसपास रहेंगे। These schemes cover dematerialization of shares, holding of mutual fund unit and securities market transaction. It provide access to basic service like account statement, alerts and other features. बहुत सारे फीचर्स इसमें अलाउड नहीं होते। और बीएसडीए होल्डर एंजॉय सर्टेन एग्जेम्पशन, नो चार्जेस, मेकिंग इट कॉस्ट इफेक्टिव फॉर स्मॉल इन्वेस्टर। बट आज के टाइम पे मैं कहता हूँ अगर आपको बीएसडीए अकाउंट ओपन करना है, इससे अच्छा कुछ ब्रोकर्स लाइक धन हो गया या आपका और स्टॉक्स कार्ट हो गया, ये बहुत ही कम ब्रोकरेज चार्ज कर रहे हैं, ईएमसी भी नहीं ले रहे, तो बेटर है कि आप वहीं खुलवा लो। ठीक है, तो वो ज्यादा बेटर है। उसके बाद आ जाते हैं पीओए, पावर ऑफ अटॉर्नी। आज के टाइम पे पीओए आप लोग साइन नहीं कर रहे, बट जब मैं आता था, मतलब मैंने डीमैट ओपन करा था तब मैंने पीओए साइन करा था। पीओए साइन करके हम लोग ब्रोकर को कहीं ना कहीं अथॉरिटी दे देते हैं कि हमारे ब्याह पे अगर शेयर सेल करने पड़ जाए तो कर देना। वो इसलिए देना पड़ता था, नहीं तो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती थी, इसलिए पीओ दे देते थे। इसका एक आंसर देता हूं कि आप लोगों को जो टी पिन डालना पड़ता था, वो मैं टी पिन शुरुआत से कभी नहीं मैंने डाला, बिकॉज मैंने पीओए साइन करके दिया, वो तो कभी कोई इशू नहीं आया। बट पीओए साइन करना थोड़ा सा रिस्की भी रहता है। बट आज के टाइम पे हम लोग डीडीपीआई एक्टिवेट कर रहे हैं, डीडीपीआई एक्टिवेट करके आपको टी पिन नहीं डालना पड़ता। उसके बाद नॉमिनेशन होता है। नॉमिनेशन मतलब आपको नॉमिनी करना है कि अगर इन केस आपको कुछ हो गया तो आपके ये शेयर्स किसको जाएंगे। ठीक है, नॉमिनेशन इज द फैसिलिटी दैट enables an individual investor to nominate a person who can claim the securities held by him or her in their demat account are the redemption proceed thereof in respect of mutual fund in the event of death of the investor। बेसिकली अगर आपकी डेथ हो जाती है तो उसके डेथ के बाद आपकी सिक्योरिटीज किसको दी जाएगी, वो नॉमिनेशन आपको जरूर करनी है। डीमैट में नॉमिनी जरूर ऐड कर लो, और आने वाले दिनों में रूल्स आने वाले हैं तो नॉमिनी जरूर ऐड कर लो। नॉमिनी कैसे ऐड करना है इसका भी प्रोसीजर मैंने पिन कमेंट में आज तक डाला हुआ है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट थ्रू प्राइमरी मार्केट में ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। प्राइमरी मार्केट में सबसे पहले आईपीओ लाते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आता है। पहली बार जब कंपनी अपने शेयर्स आप सबको पब्लिक को बेचती है और फंड रेस करती है, उसको आईपीओ कहते हैं, ये प्राइमरी मार्केट का पार्ट है। राइट्स इशू भी प्राइमरी मार्केट का पार्ट है, बिकॉज राइट्स इशू में हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोलते हैं कि आप हमारे से शेयर ले लो। हम वहां पर पहली बार तो नहीं आ रहे, बट हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोल रहे हैं और वो पैसा डायरेक्ट कंपनी के पास जाता है, तो इसलिए राइट्स इशू प्राइमरी मार्केट का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद एफपीओ जो होता है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, वो भी प्राइमरी मार्केट का ही पार्ट है, बिकॉज जो कंपनी आईपीओ लेके आती है, आईपीओ ला के लिस्ट हो जाती है, वही एफपीओ ला सकती है। और एफपीओ में भी जो पैसा आता है वो कंपनी के पास आता है और शेयर्स नए इशू करे जाते हैं। ठीक है, नए इशू करे जाते हैं या एग्जिस्टिंग कुछ प्रमोटर अपना माल बेच देते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट थ्रू प्राइमरी मार्केट,
कंपनी अनाउंसेस इट इंटेंशन टू इशू फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हायर करे जाते हैं। जब भी आईपीओ आता है इन्वेस्टमेंट बैंकर्स या अंडरराइटर्स के पास जाया जाता है, जिनका काम होता है सारी शेयर्स की वैल्यू निकालना, कितने शेयर्स इशू करे जाएंगे, कहां कहां पे इसका प्रमोशन होगा, हर काम इन्वेस्टमेंट बैंकर का होता है। फिर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बनाना, पहले बनाया जाता है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जिसको हम डीआरएचपी कहते हैं। डीआरएचपी पहले फाइल होता है, एक बार सेबी से अप्रूवल आ जाए तो डीआरएचपी में बस ये होता है कि सारी इंफॉर्मेशन होती है, फाइनेंशियल रिस्क विस्क सब इंक्लूड होता है कंपनी का, बट प्राइसिंग नहीं लिखी होती। डीआरएचपी कंपनी का अप्रूवल आता है सेबी की तरफ से, अगर सेबी अप्रूव कर दे फिर कंपनी करती है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को इशू। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, उसमें कंपनी का प्राइस भी और सिक्योरिटीज भी लिखी होती है कि कितने इशू कर रहे हैं और किस प्राइस पे आ रहा है, तो ये होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। अब इन्वेस्टर रिसर्च द ऑफरिंग एट इन इट्स टर्म्स। अब जब प्राइमरी मार्केट में आईपीओ आता है हम लोग रिसर्च करते हैं, अपना ब्रोकरेज अकाउंट ओपन करते हैं अगर हमें नीड होती है या नहीं होता तो, और उसके बाद हम अपना डिसीजन बनाते हैं कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना, और जीएमपी वगैरह देखते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। उसके बाद एस्बा का क्या मतलब होता है, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। तो आज के टाइम पे पहले क्या होता था, आईपीओ लगाने में क्या होता था, आपके पैसे पहले ही डेबिट हो जाते थे, फिर उसके बाद वापस आने में काफी दिन लग जाते थे। सेबी एक नया रूल लेके आया एस्बा, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। अब यूपीआई के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू पैसे मेरे ब्लॉक हो जाएंगे, डेबिट नहीं होंगे। पैसे मेरे ब्लॉक हो जाएंगे, तो ब्लॉक हो जाते हैं पैसे, डेबिट नहीं होते। डेबिट तभी होंगे जब मेरे को अलॉटमेंट मिलेगी, जब तक मेरे को अलॉटमेंट नहीं मिलेगी मेरे पैसे डेबिट नहीं होंगे और मेरे पैसे अनब्लॉक हो जाएंगे अकाउंट के अंदर। अब समझते हैं इन्वेस्टमेंट टू सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट का मतलब है बेसिकली आप डीमैट अकाउंट ओपन करके स्टॉक एक्सचेंज से शेयर्स को बाय करते हो, बट शेयर बाय करने से पहले आपको बहुत सारी रिसर्च करनी चाहिए, फिर आपको शेयर को बाय करना है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर रहे हो तो आप टेक्निकल्स को देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म को बाय कर रहे हो तो टेक्निकल्स प्लस फंडामेंटल्स को जरूर देखिए, इवन एनुअल रिपोर्ट्स भी पढ़िए, थोड़ा डीप डाइव कीजिए, तब जाके एक अच्छी कंपनी आप चूज कर पाओगे। उसके बाद आ जाते हैं ट्रेडिंग डेज एंड ट्रेडिंग सेटलमेंट साइकिल और कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है। अच्छा, मैं इसको ना एक पॉइंट पे समझा देता हूं आपको सही तरीके से। सबसे पहले हमारी जो मार्केट खुलती है वो मंडे टू फ्राइडे खुलती है, सुबह 9:15 से दोपहर के 3:30 बजे तक। सुबह 9 बजे प्री ओपनिंग सेशंस खुल जाते हैं। ठीक है जी। अब जो हमारी करंटली मार्केट चल रही है वो T+1 सेटलमेंट साइकिल है ऑल स्क्रिप्ट्स के लिए। जितने भी स्टॉक्स हमारे अवेलेबल है वो T+1 पे चल रहे हैं। पहले हमारा होता था T+2। T+2 का मतलब होता है ट्रांजैक्शन प्लस 2 डेज। तो अगर मैंने मंडे को बाय करा तो मेरे को डिलीवरी और जो उसकी पेमेंट सेटलमेंट जितना भी होता था वो वेंसडे को जाके होती थी, और अगर मैंने फ्राइडे को बाय करा तो सैटरडे संडे काउंट नहीं होंगे बिकॉज वो छुट्टी हुए दिन होते हैं। तो हमारा मंडे और ट्यूसडे, फ्राइडे वाले शेयर जो मैंने बाय करे वो ट्यूसडे को क्रेडिट होंगे, और अगर मैंने बेचे तो उसके पैसे मेरे को ट्यूसडे तक आएंगे। बट अब के टाइम पे T+1 आ चुका है, यानी अगर मैंने मंडे को बाय करा तो मेरे को ट्यूसडे को उसकी क्रेडिट आ जाएंगे शेयर, और अगर मैंने मंडे को बेचा तो ट्यूसडे को मेरे को पेमेंट आ जाएगी। अब कुछ शेयर में T+0 भी आ चुका है, यानी मैंने आज शेयर बेचे, आज दोपहर या शाम तक मेरे पास पैसे आ जाएंगे, और मैंने आज शेयर खरीदे मेरे को शाम तक ही उसकी क्रेडिट मिल जाएंगे शेयर्स की। तो T+0 कुछ शेयर में चालू हुआ है, बट T+1 हमारा चल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि सेटलमेंट बहुत जल्दी हो रही है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है, एक दिन में जितने भी आपने सौदे करे या जितने भी आपने बाइंग और सेलिंग करी उन सबका कॉन्ट्रैक्ट नोट हमारे को मेल पे हमारा ब्रोकर रोज भेजता है। तो अपने कॉन्ट्रैक्ट नोट्स को चेक करिए और देखिए कि कितनी ब्रोकरेज, कितने चार्जेस आप पे कर रहे हो। उसके बाद आता है वेरिफिकेशन अलर्ट्स। आप चाहो तो वेरिफिकेशन अलर्ट्स भी लगा सकते हो, एसएमएस और ईमेल अलर्ट्स भी लगा सकते हो। ये मुझे कुछ खास तो नहीं लगा, बट ये सब आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, मार्जिन मनी, कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट होती है, ये सिंगल कंबाइंड अकाउंट स्टेटमेंट होती है which shows the detail of transaction made by investor during the month across all mutual fund and also other securities held in demat account। और आपको मैं बता देता हूँ CDSL या NSDL, अगर आपके पास CDSL या NSDL है तो कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट हर महीने वो लोग भेजते हैं। हर महीने आप चाहो तो ये स्टेटमेंट देख सकते हो, इसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है कि कौन कौन से आपके पास शेयर्स पड़े हैं, कौन कौन से म्यूचुअल फंड यूनिट्स पड़े हुए हैं, ये सारी चीजें आपको ये लोग भेजते हैं। और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फ्रॉम स्टॉक ब्रोकर एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स भी अवेलेबल है। आप अपने ब्रोकर के डीमैट अकाउंट में जाके आप वहां से स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट डाउनलोड करके अपनी सारी चीजें चेक कर सकते हो। ठीक है, मार्जिन मनी क्या होता है, एन इन्वेस्टर कैन बोरो फंड फ्रॉम ब्रोकर और एक्सचेंज टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज। आप अपने ब्रोकर से भी पैसा ले सकते हो, बट ध्यान रखना जब आप अपने ब्रोकर से उधार लोगे तो आपको उसके ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और आप अपने शेयर्स को प्लेज करके भी पैसा रेज कर सकते हो।
मैं कभी ये वाला काम नहीं करता, मैं मार्जिन पे ट्रेड नहीं करता, मैं जब भी ट्रेड करता हूं अपने पैसों से करता हूं, कोशिश यही रहनी चाहिए। बाकी जरूरत पड़े तो कर सकते हो आप। डेरिवेटिव्स मार्केट, एक बार डेरिवेटिव मार्केट थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मेरे को ज्यादा डेरिवेटिव्स की नॉलेज नहीं है बिकॉज मैं डेरिवेटिव मार्केट बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करता। बट एक अच्छी बात है, मैं आपको ये डेरिवेटिव मार्केट वाला जो सिनेरियो है वो कैसे पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको जाना है फाइनेंशियल अड्डा की ग्राफी वाली वेबसाइट पे, और यहाँ पे हमारा एक वेबिनार हो रहा है फ्यूचर एंड ऑप्शंस का, और ये भी बिल्कुल फ्री है। ये आज रखा था रात को, बट ड्यू टू इंडिया पाकिस्तान मैच मेरे को बहुत सारे फॉलोअर्स का मैसेज आ गया। मैं अभी इसकी डेट चेंज कर दूंगा। तो ये हिमांशी मैम को रहेगी, क्योंकि हिमांशी ही डेरिवेटिव्स या फ्यूचर ट्रेडिंग करती है, मैं नहीं करता, मैं एफएनओ अवॉइड करता हूं। तो बेटर है कि डेरिवेटिव्स आप आज ना पढ़ना, कल तक पढ़ लेना, ठीक है। और ये वाला वेबिनार बिल्कुल फ्री है। मैं इसकी डेट चेंज कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। इसकी डेट मैं कल की कर दूंगा, आज मैंने इसलिए पोस्टपोन करा क्योंकि काफी सारे लोग कह रहे थे कि आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है और हम वो देखेंगे, आपने वेबिनार रख दिया, तो इसकी डेट चेंज हो जाएगी। तो इसको भी रजिस्टर कर लो, और डेट चेंज का आपको मेल आ जाएगा, मैं यहाँ पर लिंक शेयर कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं एक और चीज बता देता हूं। आज हमने वर्कबुक फर्स्ट वाली पढ़ ली है, ये जो 9 जून का वेबिनार है, अभी इसका हम Q&A सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। वर्कबुक 1 हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। वर्कबुक 2 का जो वेबिनार है वो 12 जून को है। तो ये भी अगर आपको रजिस्टर करना है वर्कबुक 2, तो ये 12 को कर लेना, और उसके बाद आप लोग अपना एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लेना। और देखते हैं हम स्लाइड में। तो डेरिवेटिव्स आप लोग हिमांशी मैम से सीखना, ठीक है। तो डेरिवेटिव्स वाला आप लोग कर लीजिए। इसके बाद म्यूचुअल फंड एंड इट्स टाइप, ये जल्दी जल्दी मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि म्यूचुअल फंड का मेरा पिछले 6 साल हो गए मेरे को म्यूचुअल फंड का काम करते हुए। तो म्यूचुअल फंड मेरे टिप्स में है, तो मैं आपको अच्छी से समझा सकता हूँ। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड पूल मनी फ्रॉम मल्टीपल इन्वेस्टर, अलग अलग इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट करता है एंड देन उसको इन्वेस्ट करता है अलग अलग सिक्योरिटीज में, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, और वहां से जो रिटर्न आता है वो आपको पास आउट कर देता है। ये काम होता है एक म्यूचुअल फंड का। फीचर इंक्लूड, यहाँ पे म्यूचुअल फंड के अंदर फीचर्स क्या आ जाते हैं? प्रोफेशनली मैनेजमेंट, डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो, लिक्विडिटी अवेलेबल है, ट्रांसपेरेंसी है, और अफोर्डेबिलिटी है। आप इवन 500 या इवन 100 रुपीज से हर महीने एसआईपी कर सकते हो म्यूचुअल फंड के अंदर। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दो माध्यम है, एसआईपी और लमसम। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहां आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट और एक फिक्स्ड डेट को इन्वेस्ट करते हो। और लमसम का मतलब आपने वन टाइम एक बार इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद 6 महीने इन्वेस्ट नहीं करा, फिर लमसम अमाउंट आपने इन्वेस्ट कर दिया। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स इंक्लूड करते हैं इक्विटी फंड, जो आपका प्रॉपर शेयर मार्केट में लगाते हैं। डेट फंड, जो डेट फंड्स डेट सिक्योरिटीज में लगाते हैं, जो आपका पैसा लोन देते हैं। हाइब्रिड फंड, जो इक्विटी और डेट मिक्स करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। और थीमेटिक और स्पेशलिटी फंड, जो पर्टिकुलरली एक थीम पे लगाते हैं, जैसे ऑटो सेक्टर फंड, फार्मा सेक्टर फंड, ये फार्मा कंपनीज में लगाएगा। ऑटो सेक्टर ऑटो में लगाएगा। फाइनेंशियल फंड फाइनेंशियल सेक्टर में लगाएगा। तो ये इस तरह के भी फंड्स होते हैं। उसके बाद डिफरेंट स्कीम्स ऑफ म्यूचुअल फंड में इक्विटी फंड्स आ जाते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रीडोमिनेंटली इन स्टॉक्स एंड कैरी हाई रिस्क बट पोटेंशियल हाई रिटर्न। इक्विटी फंड्स में अगर आप पैसा लगा रहे हो तो वहां पे रिस्क भी हाई है बट रिटर्न भी आपको ज्यादा मिलेगा। डेट फंड में इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज लाइक बॉन्ड्स एंड रिलेटिवली लोअर विद द स्टेबल रिटर्न। डेट फंड में स्टेबल रिटर्न रहते हैं और रिस्क थोड़ा सा कम रहता है। हाइब्रिड फंड मिक्स करता है इनकी इन्वेस्टमेंट, यानी इक्विटीज और डेट में, और एक बैलेंस रखता है रिटर्न को, ठीक है। उसके बाद थीमेटिक हो गए, जो बेसिकली थीम बेस्ड में इन्वेस्ट करता है। रिस्कोमीटर जो सेबी ने अनाउंस करा है, हर म्यूचुअल फंड को अपना रिस्कोमीटर एरो लगाना पड़ता है। तो अगर किसी स्कीम ने कह दिया कि मेरा रिस्क बहुत लो है, दैट मींस कि वहां पर रिस्क लो है तो रिटर्न भी लो होगा। और अगर किसी स्कीम ने कह दिया मेरा रिस्क वेरी हाई है, और वो उसका मतलब होता है कि अगर यहाँ पे रिस्क हाई है तो रिटर्न भी हाई आ सकता है। और मॉडरेट और मॉडरेटली हाई का मतलब कि बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है या बहुत ज्यादा, थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है मॉडरेट से, ठीक है। ये इसको कहते हैं रिस्कोमीटर। उसके बाद आते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसको ध्यान से दोबारा समझा देता हूं मैं आपको, क्योंकि काफी लोगों को थोड़ा सा ऊपर से चला जाता है। तो ईटीएफ्स इन द इंडियन मार्केट ऑफर इन्वेस्टर टू अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज while trading like individual stock on stock exchanges. They track specific indices, commodities or asset, providing transparency, liquidity and cost efficiency. With low expense ratio compared to actively managed fund, ETFs attract cost conscious investor. अब आप देख रहे हो कि जो एक्टिव फंड्स होते हैं वो ऑब्वियसली बात है, एक्टिव फंड थोड़े से महंगे होते हैं बिकॉज उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होती है और वो एक्टिवली मैनेज होता है। अब जो ईटीएफ होते हैं वो पैसिवली मैनेज फंड होते हैं, यानी वो एक इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। सो फॉर एग्जांपल आपने निफ्टी 50 के ईटीएफ में पैसा लगाया, दैट इज एक निपॉन का ईटीएफ है जिसका निफ्टी 20 नाम है। तो उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम है, बहुत एक्सपेंस उसका बहुत कम होता है।
और उसको बाय करने के लिए आपको डीमैट चाहिए और वो 250 रुपीज में आप बाय कर सकते हो। तो मतलब यानी वो 50 बड़ी कंपनीज में अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो आप 250 रुपए लगाकर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ये मतलब होता है ईटीएफ का। और ईटीएफ का सिंपल मतलब है कि वो जो पैसिव फंड है उसको लिस्ट करा दिया गया है स्टॉक एक्सचेंज पे। अगर आपको एग्जिट लेना है तो आप उसको बेचिए, कोई और आपसे खरीदेगा, ये इसका मतलब है। और अगर आपने म्यूचुअल फंड खरीदा है, इंडेक्स फंड खरीदा है, वो उसके लिए डीमैट की जरूरत नहीं होती। उसके बाद सेबी कंप्लेंट रिड्रेस सिस्टम स्कोर्स। अच्छा, ये एक चीज समझ लो, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी के रिलेटेड आपको कंप्लेंट करनी है, तो सेबी का एक स्कोर्स करके ऑनलाइन ग्रीवियंस रिड्रेसल फैसिलिटेशन प्लेटफॉर्म है जो सेबी ने करा है। ये किस लिए करा है कि आप कंप्लेंट्स लॉन्च कर दो, अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है, कोई फ्रॉड कर रहा है, तो आप उसकी कंप्लेंट स्कोर्स वाली वेबसाइट पे जाके कर सकते हो। और इसमें सेबी जरूर देखती है, काफी लोग जो करते हैं इसमें सेबी कुछ टाइम बाद रिप्लाई करती है, बट उसका चांसेस है कि अगर आपकी कंप्लेंट पहुंच गई सेबी तक तो जिस बंदे के आपने नाम कंप्लेंट करी है उस पर एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा।